नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। दोस्तों, परीक्षा आपके नज़दीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है इसी महीने में, तो आपके पास समय तो बहुत कम है। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए करंट अफेयर और जो ट्रेडिशनल वाला पोर्शन होता है जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस और साथ ही कुछ ऐसे इफेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो समय को समाप्त ना करते हुए इसका सदुपयोग करेंगे और हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आपसे एक आग्रह यह है कि जो भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, इन क्लासेस को कम से कम 2 से 3 बार आप ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तभी इससे आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएँगे, वरना आपके कन्फ्यूजन्स बढ़ जाएँगे, जिससे कि समस्या आपके सामने बढ़ जाएँगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं करंट अफेयर को। कोशिश करेंगे कि 1-2 क्लास में ही इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो आपके घटना चक्र ने बहुत अच्छे से इसका संकलन किया हुआ है। बहुत वो सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जैसे कि जो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है, जिसे एफएसएसएआई प्रमाणित देश का पहला ईट राइट कैंपस बनाया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चौधरी चरण सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये आपके लखनऊ में है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे मिलेंगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को जो है रामसर साइट का दर्जा मिल गया है, ठीक है? वहीं आप देखेंगे कि एनडीआरएफ को मिला प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान। तो इस प्रकार से चीज़ों को इसमें हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की तरफ। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में सबसे पहले देखेंगे कि 25,445.96 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी गई है, ठीक है? उसके बाद देखें तो 15 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, ठीक? इन दोनों परियोजनाओं पर लगभग 25,445.96 करोड़ का निवेश किया जाएगा, ठीक है? चलिए परियोजना 1 को देखें, चूँकि 2 परियोजनाएँ हैं, तो परियोजना 1 को देखें तो वरुणा नदी तट पर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और परियोजना सेकंड में देखें तो नेशनल हाईवे 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है? उसके बाद देखते हैं इस परियोजना का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया जाएगा, ठीक है? परियोजना का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी HAM के तहत किया जाएगा और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एक सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी आधारित मॉडल है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सड़क एवं अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण और निर्माण में किया जाता है, ठीक है? चलिए अगली न्यूज़ है गुरु दक्षिणा मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना। अब इसके बारे में देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 8 जुलाई 2026 को वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का जो है शुभारंभ किया है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कहाँ से, तो वाराणसी से। तो पॉइंट आउट करते चलिएगा चीज़ों को। अब इस योजना के अंतर्गत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को 5 लाख तक की वार्षिक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी,
ठीक है। उसके बाद इस योजना का वार्षिक प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना का लाभ बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों तथा रसोइयों सहित लगभग 12 लाख शिक्षा कर्मियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए राज्य सरकार 447 करोड़ का वार्षिक प्रीमियम, ठीक है, यानी कि स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विस, SACHIS, ठीक है, तो ये वार्षिक प्रीमियम के माध्यम से वहन करेगी। योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में 1900 से अधिक उपचार पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं। अगली खबर पे फोकस करें तो उसमें दिया गया है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना देश का पहला FSSAI प्रमाणित ईट राइट कैंपस एयरपोर्ट, ठीक है। अब उस योजना में जो हम पढ़ रहे थे कि जो गुरु दक्षिणा वाली चिकित्सा योजना वाली, तो उसमें एक लाइन और बीच में ऐड कर लीजिएगा कि इस योजना में ओपीडी यानी बाह्य रोगी देखभाल शामिल नहीं है, ठीक है, तो ओपीडी इसमें शामिल नहीं है। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो बना है चौधरी चरण सिंह, जो कि ईट राइट कैंपस घोषित किया गया है। अब इसमें अगर आप देखें तो 29 जून 2026 को चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ को FSSAI यानी फसाई द्वारा ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो ये याद रखने वाली बात है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनी हुई है। यह भारत का पहला एयरपोर्ट है जिसे यह प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो भारत का पहला एयरपोर्ट है और ये कहाँ है? लखनऊ में है। इस नाम से है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ठीक है। उन्नीस सौ छियासी में ये एयरपोर्ट बना था, स्थापना हुई थी इसकी, और 2008 में जो पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया था? चौधरी चरण सिंह रख दिया गया था। ये अमौसी एयरपोर्ट के नाम से फेमस है, आपने सुना होगा नाम इसका, ठीक है। और 2012 में इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा घोषित कर दिया था, ठीक है। तो ये कुछ जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। मान लीजिए अगर आपसे ऑप्शन में रख दिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। अब आप देखें तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF को मिला प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान। अगली न्यूज है ये, इसमें देखें तो 14 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित NDRF की 8वीं बटालियन परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया है। किसने किया है? तो अमित शाह जी ने। प्रेसिडेंट्स कलर जिसे निशान बी कहा जाता है, किसी सैन्य या अर्धसैनिक बल को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च संस्थागत सम्मान होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है, त्रिस्तरीय पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के अध्ययन हेतु पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। 18 मई 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आयोग का उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायत निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के सामाजिक एवं राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन कर आरक्षण संबंधी सिफारिशें देना है। आयोग की स्ट्रक्चर की बात की जाए यानी संरचना की अगर बात की जाए तो आयोग में कुल 5 सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। सदस्यों की योग्यता, आयोग के सभी सदस्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विषयों का विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले ही होंगे इसमें। चलिए उसके बाद देखते हैं, आयोग की अध्यक्ष जो है
वो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे अध्यक्षता इसकी, जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी। कौन करेगा अध्यक्षता? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करेंगे। कार्यकाल देखें तो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से 6 माह निर्धारित किया गया है। कितने माह? 6 माह। और आयोग अपनी रिपोर्ट 3 माह के भीतर अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करेगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजिट माई स्टेट अभियान, एक अभियान चलाया गया है, विजिट माई स्टेट अभियान। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 13 मई 2026 को घरेलू पर्यटन यानी डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विजिट माई स्टेट अभियान को क्रियान्वित किया है। यह निर्णय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे कि विजिट माई स्टेट अभियान जो है चलाया जा रहा है। ये 13 मई 2026 को स्टार्ट किया गया और ये घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, और यह निर्णय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जो जयवीर सिंह हैं उनकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। अगली न्यूज है मेजा चरण सेकंड तापीय विद्युत विस्तार परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 13 मई 2026 को प्रयागराज के मेजा चरण द्वितीय तापीय विद्युत विस्तार परियोजना को मंजूरी दी है। इस निर्णय के तहत लगभग 33,000 करोड़ के निवेश से 3 इंटू 800 यानी कि 3 गुना 800 मेगावाट कुल यानी कि 2,400 मेगावाट की नई उत्पादन क्षमता स्थापित की जाएगी। ठीक है, चलिए अगली न्यूज है एरोनॉटिक्स उत्कृष्टता केंद्र। 8 मई 2026 को प्रधानमंत्री स्किलिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी एंड अप अपस्किलिंग पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में एक उच्च स्तरीय उद्योग परामर्श बैठक आयोजित की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था, ये बैठक का जो उद्देश्य रहने वाला था वो था एरोनॉटिक्स एवं उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना पर विचार विमर्श करना था। ठीक है, इसलिए एरोनॉटिक्स उत्कृष्टता केंद्र के लिए इसमें बैठक की गई थी जो 8 मई 2026 को की गई। कहाँ की गई थी? ध्यान रखना है, कानपुर में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है नॉर्थ टेक सिंपोजियम। इसकी जो आयोजन तिथि थी वो थी 4 से 6 मई 2026। उद्घाटन इसका राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 5 मई 2026 को प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित नॉर्थ टेक सिंपोजियम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी रक्षा तकनीकों का अवलोकन किया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने पर बल दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम की थीम है रक्षा त्रिवेणी संगम, जहां प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक कौशल का संगम होता है। ठीक है, तो कई बार आपसे थीम डायरेक्ट पूछ ली जाती है तो आपको याद रखना है। अगली न्यूज है कोका कोला इंडिया और इन्वेस्ट यूपी के बीच सामुदायिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु समझौता हुआ है। तो ये जो कोका कोला इंडिया और इन्वेस्ट यूपी है इसके बीच एक समझौता हुआ है जो कि सामुदायिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को लिए किया गया है। अब इसमें देखें तो कोका कोला इंडिया और इन्वेस्ट यूपी के बीच ये जो सामुदायिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है, इसका आदान प्रदान 22 अप्रैल 2026 को लखनऊ में किया गया। और इसका जो उद्देश्य है समझौते का वो उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट तथा पर्यावरणीय संरक्षण एवं सतत विकास यानी सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाना है। और ये जो
समझौता है वो 3 वर्ष की अवधि के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रोजेक्ट गंगा। प्रोजेक्ट गंगा में देखें तो 9 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रोजेक्ट गंगा यानी गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट का शुभारंभ किया है। ठीक है? तो कभी-कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ये भी थोड़ा-सा ध्यान रखते हुए चलिएगा। आगे समझें इसमें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और साथ ही डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य भर में डिजिटल सेवा प्रदाताओं का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाएगा। ठीक है? इस पहल के माध्यम से सरकार का लक्ष्य लगभग 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, 8 से 10,000 डिजिटल सेवा प्रदाताओं को तैयार करना और 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर पैदा करना है। ये है आपका गंगा प्रोजेक्ट। ठीक है? तो ध्यान रखना है कि गंगा प्रोजेक्ट गंगा की जब बात आए तो आप सीधे गंगा की तरफ मत निकल जाइएगा, है ना? कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो ऐसा नहीं करना है, गंगा के किनारे पे नहीं जाना है। फिलहाल यहाँ गंगा प्रोजेक्ट की तरफ बात करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना। अब इस योजना के बारे में देखें तो 3 जून 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत आगरा, बरेली, प्रयागराज में आधुनिक सैटेलाइट टाउन यानी नए शहर बसाने के लिए 225 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर की है। अब ये जो शहर हैं, इसमें नए शहर बसाने की जो है पहल शुरू की गई है, जो कि आप देख सकते हैं जैसे आगरा, बरेली और प्रयागराज में आधुनिक सैटेलाइट टाउन जो नए शहर बसाने के लिए 225 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंजूर की गई है। आगे बढ़ते हैं। इन 3 शहरों के लिए 355.06 करोड़ रुपए की स्पीड कैपिटल को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें से 225 करोड़ रुपए की पहली किस्त को जारी किया जा रहा है। इसमें पहली किस्त जारी की जा चुकी है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगली न्यूज है। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में नवीन जेलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ठीक है? 3 जून 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश के 5 जिलों में नवीन जेलों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। कुल 1470.16 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश सरकार कानपुर, मुरादाबाद, ललितपुर, औरैया, भदोही में नए जेलों का निर्माण कराएगी। तो ये जिले याद रखने हैं। पांच जिले कौन से हैं? तो कानपुर, मुरादाबाद, ललितपुर, औरैया, भदोही। ठीक है? अगली न्यूज है। उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 यानी रबी फसल हेतु मक्का खरीदनी थी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो 3 जून 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 रबी फसल हेतु मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मक्का खरीद नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है? इस बार मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, 2400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ठीक है? चलिए अगली न्यूज है। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका। तो नौसेना शौर्य वाटिका कहाँ पे उद्घाटन किया गया है इसका? तो लखनऊ में किया गया है। 30 मई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया है। ठीक है? 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 19 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह खुला संग्रहालय भारतीय नौसेना की भावना, वीरता और पराक्रम को समर्पित है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026। चलिए इसके बारे में देखें तो 14 से 16 मई 2026 के मध्य एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये लखनऊ में आयोजित हुआ। ठीक है, इस कॉन्क्लेव में डिजिटल कायाकल्प और ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य पर मंथन हुआ है। ठीक है, इसमें पहली बार एआईसीटी और यूपीआई मिशन के लिए बजट की घोषणा की गई है। पहली बार हुआ है तो इस बात का ध्यान रखेंगे खास करके। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एआई की शक्ति को समझते हुए लखनऊ की वृंदावन योजना 368 करोड़ रुपए की लागत से देश की पहली एआई सिटी को हरी झंडी दी है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली एआई सिटी के बारे में, तो इसको झंडी दे दी गई है। अब इसको याद रखना है कि एआई की शक्ति को समझते हुए लखनऊ की वृंदावन योजना 368 करोड़ रुपए की लागत से देश की पहली एआई सिटी को हरी झंडी दी गई है। देखिए मैं रिपीट इसलिए कर देता हूँ क्योंकि आपके जहन में ये चीजें बस जाएं, जब आपके ऑप्शन में वहां दिखाई दें तो आपको याद आ जाए वो चीजें, इसलिए मैं एक दो बार इसको रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। मानता हूँ समय जाता है इसमें, पर ये आपके फायदे का है। चलिए, ज्ञान नहीं देंगे, ज्ञान आपके पास बहुत है। फिलहाल करंट अफेयर को कवर करेंगे। अब इसमें देखें तो इसके साथ ही यूपीआई मिशन के लिए 225 करोड़ रुपए का विशेष बजट आवंटित किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगली न्यूज क्या कह रही है कि फ्रूट होराइजन 2026 6 से 7 मई 2026 के मध्य इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में स्थित आईसीएआर यानी केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय संस्थान में किया गया था। ठीक है, अब आगे देखें इसमें तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? फल उत्पादन, गुणवत्ता, प्रोसेसिंग और निर्यात को बढ़ावा देना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी संगोष्ठी 2026, तो ये कहाँ हुआ? इसको देखें तो 4 से 6 मई 2026 के मध्य इस संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। ठीक है, और इसका जो मुख्य विषय है यानी कि थीम है वो रक्षा त्रिवेणी संगम, जहां प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक क्षमता का संगम होता है। इस उद्घाटन रक्षा मंत्री इसका जो उद्घाटन है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। ठीक है, अगली न्यूज है 100वीं वंदे भारत ट्रेन 2 मई 2026 को भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली लालगंज स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री से 100वीं वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया है। इस ट्रेन सेट को रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री लालगंज में निर्मित किया गया था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 100वीं है तो पूछी जा सकती है। आगे चलिए बढ़ते हैं। पीलीभीत में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र सह प्रदर्शन फर्म की स्थापना हेतु समझौता हुआ है। आइए देखते हैं इसमें समझौते में क्या है। तो ये 30 अप्रैल 2026 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने पीलीभीत के टांडा विजयसी में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र सह प्रदर्शन फर्म की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 70 वर्ष के पट्टे के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, एक बार स्थापित हो जाने के बाद यह केंद्र देश का पहला बासमती जैविक प्रशिक्षण और प्रदर्शन फर्म होगा, जिसमें पारंपरिक और जैविक दोनों प्रकार की बासमती खेती शामिल होगी। ठीक है, चलिए ये पीलीभीत का नाम इसमें याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि सम्मेलन 2026, तो ये कहाँ हुआ कृषि सम्मेलन? तो ये लखनऊ में हुआ था। ये 24 अप्रैल 2026 को इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इसे किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो याद रखना है किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं सिकंदराबाद।
क्या है न्यूज इसकी? तो अप्रैल 2026 में रॉकलिंक इंडिया ने उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में भारत की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ पृथ्वी पुनर्चक्रण सुविधा का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? सिकंदराबाद का नाम याद रखिएगा, आपसे पूछे जाने की उम्मीद मुझे लगती है ज्यादा है। यह सुविधा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। चलिए अगली न्यूज है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में देखें तो 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई में 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है। कहाँ किया है? हरदोई में किया है। 594 किलोमीटर की ये रोड होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कुल 36,230 करोड़ रुपए की लागत से, क्योंकि आजकल बजट के रूप में ये सब पूछ लिया जा रहा है तो आपको याद रखना है, करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की गई है ये। ठीक है, इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, संभल है, बदायूं है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली है, प्रतापगढ़ है और प्रयागराज है। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से जो लाभान्वित होने वाले जिले हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है जो सुरहा ताल था, वही सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। इसको रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, 5 जून 2026 को जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल है। इससे पहले आपको याद होगा कि 99वां जो स्थल घोषित हुआ था वो कौन सा था? तो अलीगढ़ में है शेखा झील, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है कि आपसे उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं, तो आपको बताना है कि इसको सुरहा ताल के जुड़ने के बाद अब 13 हो गए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के अन्य जो रामसर स्थल हैं कौन कौन से हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शेखा झील जो पक्षी अभ्यारण्य है ये अलीगढ़ में, ये 99वां था। ठीक है, पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा में है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य ये गोंडा में है। ये याद करके जाना, आपसे ये पूछे जाते हैं। ठीक है, समन पक्षी अभ्यारण्य ये मैनपुरी में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये रायबरेली में है, सरसई नावर झील ये इटावा में है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये हरदोई में है, सूर सरोवर आगरा में है, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य ये संत कबीर नगर में है, ऊपरी गंगा नदी ये हापुड़ संभल अमरोहा एवं बुलंदशहर वाले जो एरिया है वहां पे है, और हैदरपुर आर्द्रभूमि ये मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 13 रामसर स्थल हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। भारत में कितने हो गए हैं? तो आपसे बताना है आपको कि 100 हो गए हैं और उत्तर प्रदेश के 13वां है ये। ठीक है, ध्यान ये रखिएगा कि जो 13वां रामसर स्थल जो जुड़ा हुआ है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य या सुरहाताल, ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपको याद रखना है कि ये पड़ता है जो बलिया जिला है आपका, वहां पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी, टाटा मोटर्स लखनऊ प्लांट से 10 लाखवां वाणिज्यिक वाहन का शुभारंभ किया गया है। ये 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टाटा मोटर्स प्लांट से 10 लाखवां वाणिज्यिक वाहन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। ठीक है, यह उपलब्धि भारत में शून्य उत्सर्जन यानी जीरो इमिशन आधारित स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी, उत्तर प्रदेश में सारस सर्किट विकास योजना। मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सारस क्रेन के संरक्षण और इको पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सारस सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। इस परियोजना के अंतर्गत मैनपुरी जिले के कीर्थुआ, सहस, कुर्रा, जरावा, सोज और
समन क्षेत्रों को शामिल किया गया है इसमें। इटावा जिले के सरसई, नावर और परौली रामायण क्षेत्र से भी इस सर्किट का हिस्सा बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इस योजना का क्रियान्वयन वन विभाग तथा उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। अगला है लखनऊ, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। ठीक है, तो लखनऊ को याद रखेंगे। जनवरी 2026 में लखनऊ ने नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक संस्करण कर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत राज्य का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बनने का दर्जा प्राप्त किया है। यह उपलब्धि 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले सीवरेज ठोस अवशिष्ट या अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के संचालन के साथ संभव हुई है। ठीक है, तो लखनऊ को याद रखेंगे कि जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बनने का दर्जा इसको मिल गया है। आगे देखें, अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम। सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम ये अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सुरक्षित परिवहन और रोजगार सृजन है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह यानी कि एनजीओ, सेल्फ हेल्प जो समूह हैं, ग्रुप हैं, उनकी महिलाओं को ई रिक्शा चालक के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन उपलब्ध हो सके। ठीक है, प्रारंभिक चरण में लगभग 1000 ई रिक्शा सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कौशाम्बी और झांसी जिलों में की गई है, जिसे आगे अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया जाएगा। ठीक है, यह योजना डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के तकनीकी सहयोग से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लागू की जा रही है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज है आईआईटी कानपुर द्वारा सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का 3D मानचित्रण। जनवरी 2026 में आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने 30 वर्षों के उपग्रह आंकड़ों को जो आंकड़े हैं उनको एक उन्नत संगणकीय मॉडल में समेकित कर सूर्य के आंतरिक तथा अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रथम चित्र आयानी मानचित्र तैयार किया है। ठीक है, शोधकर्ताओं ने एक उन्नत 3D डायनेमो मॉडल विकसित किया जो 3 दशकों के सौर चुंबकीय आंकड़ों को एकीकृत करता है। इस मॉडल के माध्यम से सूर्य की आंतरिक चुंबकीय संरचना का अधिक स्पष्ट एवं विस्तृत अध्ययन संभव हुआ है। यह शोध आईआईटी कानपुर के भौतिकी विभाग में सौम्यदीप चटर्जी और उनके प्रोफेसर गोपाल हजरा के नेतृत्व में संपन्न किया गया है। ठीक है, दोनों नाम याद रखेंगे। चलिए अगला न्यूज है बरेली में हाईटेक मीडिया टावर निर्माण को स्वीकृति दी गई है। कहाँ पे? बरेली में। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक संचार तंत्र को सुदृढ़ करने तथा शहरी सौंदर्यीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु बरेली में राज्य के प्रथम हाईटेक मीडिया टावर के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। प्रस्तावित मीडिया टावर का निर्माण बरेली के रामगंगानगर आवास योजना क्षेत्र में किया जाएगा। इस परियोजना को बरेली विकास प्राधिकरण यानी बीडीए द्वारा लागू किया जाएगा। यह राज्य का पहला मीडिया टावर होगा जिससे बरेली उन्नत डिजिटल डिस्प्ले अवसंरचना अपनाने वाला अग्रणी शहर बनेगा। ये आगे देखें तो टावर की अनुमानित ऊंचाई लगभग 11 मीटर होगी तथा इसमें लगभग 8 मीटर का घुमावदार एलईडी डिस्प्ले एरिया स्थापित किया जाएगा। परियोजना में सिंगापुर के गार्डन्स बाय द वे से प्रेरित आधुनिक एलईडी प्रकाश तकनीक का उपयोग किया जाएगा। चलिए ये अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत हुआ है।
इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार इसको सर्वेक्षण को और बजट को हम लोग आगे देखेंगे एक अगली क्लास में, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ उत्तर प्रदेश के वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज कवर कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के जो जितने भी एग्जाम हैं जहाँ से उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर है वो उसको कवर अप करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी ही उत्तर प्रदेश से संबंधित न्यूज है। आज की जो क्लास है वो बेसिकली स्पेशली ये पूरी तरीके से बेस्ड है उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर पे, ठीक है। तो इसमें देखें आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत जो हुआ है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानमंडल में अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया। इस सर्वेक्षण में निवेश प्रेरित विकास, मजबूत अवसंरचना, क्षेत्रीय विस्तार तथा नीतिगत सुधारों का विशेष जो है इन पर विशेष बल दिया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। तो ये टारगेट है ये उत्तर प्रदेश सरकार का कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हमें बनानी है। उत्तर प्रदेश की आबकारी निर्यात अगली न्यूज है ये। आबकारी निर्यात नीति 2026 से 29 को मंजूरी प्रदान की गई है। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। तो फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 से 28-29 तक के लिए एक विशेष आबकारी निर्यात नीति को मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने आबकारी क्षेत्र हेतु अलग निर्यात केंद्रित नीति लागू की है। तो आपके लिए ये जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश में स्टेट हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें देखें उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्टेट हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर की स्थापना की है और यह पहल राज्य के विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन के अनुरूप की गई है, ठीक है। ये किसका हिस्सा है? विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का ये विजन है। आगे देखें तो यह केंद्र संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के अस्पताल प्रशासन विभाग में स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत संचालित राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली शिक्षण अकादमी यानी NSSTA ने ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर नोएडा में अपना 18वां स्थापना दिवस आयोजित किया। याद रखेंगे ग्रेटर नोएडा को भी और 18वें को। और इस वर्ष की जो थीम है वो माफ करिएगा, इस वर्ष की जो थीम है वो रिमेजनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ऑफिशियल स्टैटिक्स टू अचीव द विजन ऑफ विकसित भारत @47 रखा गया है, ठीक है। इसका तात्पर्य है विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली में क्षमता निर्माण के नए दृष्टिकोण को अपनाना, ये इसकी थीम है। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज क्या कह रही है? थोड़ा फास्ट होंगे हम क्योंकि पढ़ना जाता है, समय कम है। कानपुर में एरोनॉटिक्स एवं रक्षा कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, ये 19 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में एरोनॉटिक्स और रक्षा क्षेत्र में कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह केंद्र एरोनॉटिक्स MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, एयरपोर्ट संचालन तथा रक्षा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। यह पहल भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय समझौता आधारित है। तो कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है कि ये जो कानपुर में एरोनॉटिक्स एवं रक्षा कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है जो स्थापित किया जा रहा है, ये भारत और फ्रांस के बीच एक सहयोग से किया जा रहा है। अब इस केंद्र की स्थापना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की PM सेतु योजना के तहत की जा रही है, ठीक है। 60,000 करोड़ रुपए के प्रावधान वाली इस योजना का उद्देश्य 1,000 ITI संस्थानों को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक बनाना है। अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी उनके नेतृत्व में राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही राज्य को डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तथा अन्य उभरती तकनीकों के प्रमुख हब के रूप में विकसित करने की दिशा में नई नीतियां प्रस्तुत की गई हैं।
इस प्राधिकरण का उद्देश्य डेटा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करना, विभागीय आंकड़ों का समन्वय स्थापित करना तथा प्रमाण आधारित नीति निर्माण को प्रोत्साहित करना है। चलिए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर परियोजना एवं अवसंरचना विकास पहल शुरू की गई है। ये 21 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश में एचसीएल फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास किया है। 22 फरवरी 2026 को दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के शेख खन्नों और मेरठ शेष जो खंड है और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज क्या कह रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश के नए अवसर प्रदान हुए हैं। क्या है देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के उपरांत राज्य के करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हासिल हुए हैं। कुल निवेश प्रस्तावों का अनुमानित मूल्य लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। इसमें से लगभग 60,000 करोड़ रुपए के एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से औपचारिक रूप से संपन्न किए गए हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री का हाल ही में एक दौरा हुआ था, सिंगापुर गए थे और वहां से इन्होंने ये प्राप्ति की है। अगली न्यूज क्या कह रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा, जापान गए थे, तो उसके दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश समझौते हुए हैं। क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जापानी कंपनियों के साथ लगभग 11,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रारंभिक स्तर पर लगभग 11,000 करोड़ रुपए के निवेश का आश्वासन प्राप्त हुआ है, जिसका लक्ष्य औद्योगिक गतिविधियों को गति देना है। ठीक है, इन समझौतों में कुबोटा कारपोरेशन, मिंडा कारपोरेशन तथा जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जैसी प्रमुख कंपनियां सहभागी हैं। चलिए अगली न्यूज है। मिर्जापुर में पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसके बारे में जानें। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है। इस संयंत्र का उद्देश्य कालीन उद्योग को स्थानीय स्तर पर संसाधित धागे की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे बाहरी राज्यों पर निर्भरता कम होगी। ठीक है, यह परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के तहत विकसित की जाएगी। अगली न्यूज है बरेली हवाई अड्डा। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है इसने। इसमें जाने तो बरेली हवाई अड्डे ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश में पहला और राष्ट्रीय स्तर पर 7वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, सेकंड राउंड में राष्ट्रीय स्तर पर 62 हवाई अड्डों में इसे 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। बड़ी बात है। इस सर्वेक्षण में भोपाल का राजा भोज हवाई अड्डा और खजुराहो हवाई अड्डा और औरंगाबाद हवाई अड्डा संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे। ठीक है, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा है जो इसमें आया है 7वें नंबर पे। तो बरेली का जो हवाई अड्डा है। और अगर आप इसी सूची में अगर बात करें तो इस सर्वेक्षण में भोपाल का राजा भोज हवाई अड्डा, खजुराहो हवाई अड्डा और औरंगाबाद हवाई अड्डा संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो मूल्यांकन चेक इन प्रक्रिया सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता संकेत व्यवस्था और कर्मचारियों के व्यवहार तथा यात्री सुविधाओं सहित 30 से अधिक मानकों के आधार पर किया गया। ये मानक थे। अगली न्यूज क्या कह रही है। वर्ष 2025 में पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की अग्रणी स्थिति देखिए क्या है। तो पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन के मामले में देश का सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला राज्य बनकर के उभरा है। ठीक है, मार्च 2025 में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसमें देखें तो घरेलू पर्यटक की दृष्टि से राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, वहीं विदेशी पर्यटकों के आगमन में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। तो ये डेटा याद रखेंगे कि अगर घरेलू की बात की जाए तो घरेलू पर्यटक के तौर पे ये नंबर 1 पे है और अगर विदेशी पर्यटक के रूप में देखा जाए तो ये नंबर 4th पे है। ठीक है, अगली न्यूज क्या कह रही है। बाराबंकी की नवाचारक छात्रा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश की बाराबंकी की 17 वर्षीय छात्रा को किसानों के स्वास्थ्य
सुरक्षा हेतु विकसित तकनीकी नवाचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ठीक, पुरस्कार के लिए चयनित पूजा पाल ग्राम अगेहरा बाराबंकी की रहने वाली हैं। तो पूजा पाल को आप याद रखेंगे। उन्होंने धूल नियंत्रित गेहूं थ्रेशर अटैचमेंट विकसित किया है, जो थ्रेशिंग के दौरान भूसे और धूल को अलग कर वायु में धूल के कणों को फैलने से रोकता है। ठीक है, इनोवेशन है ये। पूजा पाल का चयन जापान के शकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम के लिए भी किया गया है। चलिए आगे देखिए, तो ग्रेटर नोएडा में एआई क्लिनिक की स्थापना की गई है। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में देश का पहला सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई क्लिनिक प्रारंभ किया गया है। इस क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य एआई तकनीक और जेनेटिक स्क्रीनिंग के माध्यम से रोगों की पहचान को अधिक सटीकता बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ करिएगा। तो बात कर रहे थे हम लोग वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। ठीक, 4 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से वाराणसी में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इसमें देश भर के 28 राज्यों की टीमों ने भाग लेकर के व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की है। ठीक, आगे देखिए, तो लखनऊ में ब्रेल पुस्तकालय की स्थापना। इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में राज्य के पहले विश्वविद्यालय स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है। इस पुस्तकालय का उद्घाटन लुई ब्रेल की जयंती के अवसर पर किया गया। यह सुविधा विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय की पहली मंजिल पर विकसित की गई है। ठीक है, पुस्तकालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप 54 स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों से संबंधित 4000 से अधिक ब्रेल पुस्तकों का संग्रह उपलब्ध है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रही है हमारी अगली न्यूज? डिरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की अग्रणी स्थिति। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जनवरी 2026 में जारी केंद्र सरकार की डीरेगुलेशन 1.0 या 1.0 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को राज्यों के बीच प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। ठीक, इस पहल का लक्ष्य नियामक ढांचे को सरल बना करके प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक गतिविधियों को आसान बनाना और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज है। लखनऊ में अशोक लेलैंड ईवी विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। एक ब्रांड है अशोक लेलैंड, आपने देखा होगा, इसके ट्रक वगैरह बनते हैं। तो इसका उद्घाटन हुआ है ईवी विनिर्माण का। 9 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एच डी कुमार स्वामी की उपस्थिति में लखनऊ में अशोक लीलैंड की इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण इकाई का शुभारंभ किया है। ठीक है, लखनऊ में इस परियोजना में लगभग 1000 रुपए करोड़ का निवेश किया गया है। ठीक है, संयंत्र की शुरुआती उत्पादन क्षमता सालाना 2.500 इलेक्ट्रिक वाहनों की है, जिसे भविष्य में 5000 यूनिट प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यह इकाई विशेष रूप से ई बस निर्माण पर केंद्रित है। चलिए अगली न्यूज क्या कह रही है। लखनऊ में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। जान लेते हैं इसके बारे में। तो जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश ने लखनऊ में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 और एआई कार्यकारी समूह की चौथी बैठक का सफल आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार एवं इंडिया एआई के सहयोग तथा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समर्थन से किया गया है। इस अवसर पर यूपी एआई मिशन की घोषणा की गई। ठीक,
चलिए अगली न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि। 14 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अकुशल, कुशल यानी अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि की घोषणा की है। ठीक है, यानी कि जो मजदूरी है, पैसा मिलता है उसमें उसको बढ़ाने की बात कही गई है। यह निर्णय नोएडा में हुए श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें त्वरित राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। नोएडा और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों के वेतन में लगभग 21% की वृद्धि की गई है। नगर निगम वाले जनपदों के श्रमिकों के वेतन में 15% तथा अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों के वेतन में 9% की बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज्यादा अकुशल में, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिए तो इस वृद्धि के बाद गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 11,313.65 रुपए से बढ़कर के 13,690 रुपए प्रति माह हो गया है। ठीक है, सरकार ने 20,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी से जुड़े दावों को भ्रामक बताया है। मजदूरी के व्यापक और संरक्षित संशोधन हेतु शीघ्र ही वेतन बोर्ड गठित किया जाएगा। अगली न्यूज है, आईआईटी कानपुर द्वारा एससीओआरपी रोबोट का यानी स्कॉर्प रोबोट का विकास किया गया है। तो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने स्कॉर्प नामक एक उन्नत रोबोटिक प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया है, जो भारत का पहला स्वदेशी 4 पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटेड रोबोट है। ये स्कॉर्प एक आधुनिक रोबोट है जिसमें रोबोट डॉग जैसी गतिशीलता और रोबोटिक भुजा की कार्यक्षमता को एक साथ समाहित किया गया है। इस तकनीक का विकास एक्सटेरा रोबोटिक्स नामक भारतीय स्टार्टअप ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से किया है। ठीक है, अगली न्यूज क्या कह रही है, तो नदी डॉल्फिन आकलन सर्वेक्षण की शुरुआत। जनवरी 2026 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नदी और मोहाना क्षेत्र डॉल्फिन के दूसरे व्यापक आकलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बिजनौर से की है। आपको पता होगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है, तो आपको याद रखना है बिजनौर से याद। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत की गई है नदी गंगा जो है गंगा डॉल्फिन आकलन सर्वेक्षण की। ये याद रखेंगे, ये कभी कभी लॉजिक लग जाता है। ठीक है, तो नहीं याद रहता तो ऐसी चीजें थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लिया करिए आप लोग। इस आकलन का समन्वय भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा राज्य वन विभागों तथा WWF इंडिया, आर्यान्यंक और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक, पहले चरण में बिजनौर से गंगा सागर तक गंगा नदी के मुख्य प्रवाह और सिंधु नदी को शामिल किया गया है। दूसरे चरण में ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा की सहायक नदियां, सुंदरबन डेल्टा तथा ओडिशा तट को कवर किया जाएगा। ठीक, अगली न्यूज है, सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना। क्या है ये? उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना की है ये। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना और औद्योगिक गतिविधियों को गति देना है। ठीक है, तो ये एमएसएमई के लिए काम करने वाली योजना है। अगला न्यूज है, 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित। तो जनवरी 2026 में लखनऊ में ये आयोजित हुआ 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, और यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन लखनऊ में आयोजित हुआ। ठीक, कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल बेन पटेल द्वारा किया गया। सम्मेलन के 3 प्रमुख विषय थे, विधायी प्रक्रियाओं में तकनीकी का उपयोग और विधायकों की क्षमता वृद्धि तथा जनता के प्रति विधायिकाओं की जवाबदेही। ये 3 प्रमुख विषय थे इसके। चलिए अगली न्यूज क्या कह रही है, यूपी सरकार और नासकॉम के बीच कौशल विकास समझौता। ये जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के डिजिटल और तकनीकी कौशल को उन्नत बनाने के लिए नासकॉम के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को उभरती तकनीकों में प्रशिक्षित करना, उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। इस पहल को फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्लेटफॉर्म के जरिए लागू किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगली न्यूज है,
फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन। ये जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी एनएचए ने आईआईटी कानपुर द्वारा आईसीएमआर एनआईआर डीएचडीएस के सहयोग से फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का सफल संचालन किया है। यह पहला इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पूर्व आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधानों को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए आगे है, फिरोजाबाद में ग्लास म्यूजियम की स्थापना। कहाँ पे? फिरोजाबाद में। ठीक है, आपको याद होगा कि फिरोजाबाद में कांच का काम है, कांच जैसे चूड़ियां। ठीक है, तो कांच की चूड़ियां याद रखेंगे फिरोजाबाद में, इसलिए इसको सिंगार नगरी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में देश का पहला विशेष ग्लास म्यूजियम विकसित किया जा रहा है, जो अपनी कांच उद्योग परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस म्यूजियम का उद्देश्य कांच और चूड़ी निर्माण से जुड़ी स्थानीय विरासत को संरक्षित करना और उसे प्रदर्शित करना है। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके निर्माण पर लगभग 47 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज है, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुलीन योजना का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के मौके पर राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में किया। इसका लक्ष्य प्रत्येक जिले के विशिष्ट पारंपरिक व्यंजन को चिन्हित कर उसका संरक्षण और प्रसार करना है। ठीक है, आगे है, उत्तर प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण हेतु आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए आधार आधारित सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था 1 फरवरी 2026 से सभी उप पंजीयन कार्यालयों में लागू की जाएगी। अब संपत्ति लेनदेन से जुड़े खरीदार, विक्रेता और गवाहों की पहचान आधार के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, अगली न्यूज है, वाराणसी में रिकॉर्ड स्तर पर वृक्षारोपण अभियान। वाराणसी के सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में आयोजित वृक्षारोपण अभियान में 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। ठीक है, अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय।